अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तारिक स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने लेक्चर का प्रॉपरली आगाज़ किया है और जिस टॉपिक को आज मैंने सेलेक्ट किया है वो फर्स्ट ईयर बायो का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ओवरव्यू दूंगा और फिर जो है एक छोटी सी टॉपिक को भी आज डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जिस तरह नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिस्कवर किस तरह हुआ, और फिर हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या है और इसकी मेन पॉइंट्स क्या है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन होगा इस चैप्टर में। सेकंड नंबर पे जो हमारा पोर्शन होगा वो हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्निक्स, वो तमाम तर टेक्निक्स हम पढ़ेंगे इसमें, इस पोर्शन में, जिसके जरिए से हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास। कुछ टेक्निक्स यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, जिसमें है क्रोमेटोग्राफी, इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद माइक्रो डाइसेक्शन, इसके अलावा जो है माइक्रोमेट्री, इसके अलावा टिश्यू कल्चर कि ये क्या है और इसके ज़रिए से हम सेल को कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी 3-4 और टेक्निक्स भी है, वो जब हम इस चैप्टर पे या इस पोर्शन पे हम प्रॉपरली आएंगे तो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इस चैप्टर में सेकेंड पोर्शन होगा। थर्ड नंबर पोर्शन जो है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम इस पोर्शन में कवर करेंगे कि सेल की जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन से हैं, और जो स्ट्रक्चर है, जितनी भी स्ट्रक्चर है, उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो क्या है। लेट सपोज अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर की, तो सेल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सेल वॉल आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, साइटोप्लाज्म आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है न्यूक्लियस आता है, सेल ऑर्गेनेलिस आते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस में फिर हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, राइबोसोम हो सकते हैं, गोल्गी बॉडीज हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, और भी बहुत सी प्लास्टिड हो सकते हैं, बहुत सी सेल ऑर्गेनेलिस है। जब इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी स्ट्रक्चर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे इस पोर्शन में। आखिरी जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये है क्या चीज और इन दोनों में फर्क क्या है। तो ये जो फर्स्ट ईयर बायो का चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका पूरा ओवरव्यू है, जिसको हम इन पोर्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले जिस तरह मैंने फर्स्ट पे लिखा है कि सेल हमारे पास क्या है, इसकी डिस्कवरी पे सबसे पहले आएंगे। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, इसका अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट होक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया गया था। कैसे किया, जो प्लांट्स जो ट्रीज है या प्लांट्स है उसकी जो कॉर्क है या जो बार्क है, जो भी आप उसको कह सकते हैं, उसको रॉबर्ट होक ने माइक्रोस्कोप के जरिए से ऑब्जर्व किया था। जब रॉबर्ट होक ने 1665 में माइक्रोस्कोप के जरिए प्लांट्स की जो कॉर्क है या जो बार्क है उसने जब अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह के चेम्बर्स नजर आ गए रॉबर्ट होक को, और इस चेम्बर्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुला। सेलुला हमारे पास एक लैटिन वर्ड्स या लातीन जबान का लफ्ज जो है जिसको आजकल हम सेल कहते हैं। तो डिस्कवरी में सबसे पहले जो रोल था रॉबर्ट हुक का था, जिसने प्लांट्स की या ट्रीज की जो कॉर्क था उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए से ऑब्जर्व किया, और जब ऑब्जर्व किया तो उसको इस तरह की छोटी छोटी चेम्बर्स नजर आ गए, जिसको उन्होंने फिर नाम दिया सेलुला। लेकिन
रॉबर्ट हुक का जो ज़माना था उसमें उसके पास जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत खास्ता हाल था, इसका जो रिजोल्यूशन पावर था वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए उसको सिर्फ ये छोटी छोटी चैम्बर्स नजर आ गए। लेटर ऑन या बाद में जो है एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, 1831 मतलब 1831 में उन्होंने इसको मजीद इन चैम्बर्स पे काम किया। जब इस साइंसदान या साइंटिस्ट ने उस चैम्बर्स को जो रॉबर्ट हुक ने पहले से डिस्कवर की थी उस पे जब काम किया तो उसको कुछ और स्ट्रक्चर्स नजर आ गए, और इस साइंसदान ने या रॉबर्ट ब्राउन ने फिर उस जो चीजें उसको नजर आ गए उसमें क्या था, न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस फिर किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन सबसे पहले जो रोल था वो रॉबर्ट हुक का था, जिन्होंने उन छोटी छोटी चैम्बर्स को डिस्कवर किया था। बाद में उस चैम्बर्स पे या जो सेलुला था उस पे फिर काम हुआ बाकी साइंसदान ने, और उस पे फिर न्यूक्लियस या बाकी स्ट्रक्चर्स भी नजर आ गए। ये अगर आप लोग देखें तो मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, तो इन दो साइंसदानों ने क्या किया कि सिर्फ प्लांट सेल को डिस्कवर किया। बाद में जो है एनिमल सेल को शुआन एक साइंसदान था जिन्होंने एनिमल सेल को डिस्कवर किया था। ये तो सेल की एक छोटी सी हिस्ट्री थी, बहुत लेंथी स्टोरी है, इसकी लंबी हिस्ट्री है, लेकिन मैंने जो अप टू द नॉलेज या जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक मैंने इसको कन्फाइंड रखा, शॉर्ट रखा। सेल की हिस्ट्री या इसकी डिस्कवरी के बारे में तो हमें पता चला कि रॉबर्ट हुक था, उन्होंने बारकोड ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के जरिए से, चैम्बर्स नजर आ गए, फिर बाकी दूसरा साइंसदान आ गया, उसने उस चैम्बर्स को मजीद ऑब्जर्व किया और उसको न्यूक्लियस नजर आ गया। ये तो सेल की जो हिस्ट्री या डिस्कवरी थी, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास सेल है क्या, व्हाट इज सेल। बचपन से ये बताया जा रहा है बच्चों को कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल जो है हमारे पास जिंदगी का जो बुनियादी एक यूनिट है जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल भी प्रोवाइड करता है और साथ ही फंक्शन भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जब हम इसको स्टूडेंट को समझाते हैं तो हम एंट का या जो ब्रेक्स है एंट इसका एग्जांपल देते हैं। एंट जब कंबाइन हो जाए तो इससे दीवार बनता है, ठीक है। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हमारे पास प्लांट्स है या एनिमल है, वो किस चीज से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ये सेल्स जब कंबाइन हो जाए तो ये टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन हो जाए तो फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म फिर बन जाता है। ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेल है। सेल की जो डिफिनेशन है इसमें दो मेन चीजें हैं, एक है स्ट्रक्चरल और एक है फंक्शनल यूनिट। कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है। देखिए सेल जो है एक काम ये है सेल का कि ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शक्ल देता है और साथ ही फंक्शन भी परफॉर्म करता है। मिसाल इसका ये है कि जो स्टमक का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक डिफरेंट सेल से बने होते हैं, और जो सेल्स जिन सेल से वो बना है स्टमक वो एक प्रॉपर शेप देता है, और जिन सेल से वो स्टमक बना है और जो शेप देता है उन सेल्स के डिफरेंट एक अपना फंक्शन होता है और वो परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर भी देता है और साथ में फंक्शन भी परफॉर्म करता है। सिमिलरली अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखें, किडनी जो है वो अलग से सेल से बना होता है और इसका एक अब डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वो सेल्स, और वो सेल फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब ये था कि सेल जो है हमारे पास वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये तो इसकी डिफिनेशन का जो डिटेल था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सेल को जब हमने जान लिया, समझ लिया, तो इसके बाद जो है मजीद इसमें इंप्रूवमेंट हो गई आहिस्ता आहिस्ता, और एक थ्योरी एस्टेब्लिश हो गई जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। दो साइंसदान थे, एक स्क्लेडन था जिन्होंने 1838 में, एक बॉटनिस्ट था, और एक और साइंसदान था शुआन जिन्होंने 1839 में, जो एक ज़ूलॉजिस्ट था, उन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया।
सेल थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स है वो आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले का जो पॉइंट है सेल थ्योरी का वो ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सेल थ्योरी का सबसे पहले का फर्स्ट नंबर पॉइंट जो था वो ये था कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो या एक सेल से बने होंगे या एक से ज्यादा सेल से। इसका मिसाल ये है कि हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से, और मल्टीसेलुलर एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देख ले, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा है हमारे पास एक सेल से बना होता है, और जो ह्यूमन है, जो प्लांट्स हमें नजर आ रहे हैं वो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सेल थ्योरी का ये फर्स्ट नंबर पॉइंट था। सेकंड नंबर पॉइंट जो था वो ये था कि all type of metabolic activity will occur inside the cell. So all metabolic activity will occur inside the सेल। अब मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी में क्या है, ये हमारे पास कुछ केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसको हम जोड़ तोड़ भी कह सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मॉलिक्यूल्स है जिसकी जोड़ होती है, मतलब जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, तोड़ होती है। तो तोड़ फोड़ का मतलब ये है कि कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, और वो कहां पे होंगी, सेल के इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होंगे। ठीक है। एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म है और एक केटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में हमारे पास मॉलिक्यूल जोड़ जाते हैं, मतलब छोटी मॉलिक्यूल से बड़ी मॉलिक्यूल जोड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल को अगर हम देख ले तो जो ग्लूकोज है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए तो ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या है कि बड़ी मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस के जरिए से ये होता है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जिसकी तोड़ फोड़ होती है, मतलब जिसकी ब्रेकडाउन होती है, यही ग्लूकोज है। जब हमारी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो इसके ब्रेकडाउन होती है, तो ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के जरिए से होते हैं। तो जितने भी, चाहे वो कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, वो सेल के अंदर होगा। ठीक है। ये सेल थ्योरी का सेकेंड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि सेल विल हैव हेरिडिटी मटीरियल, के सेल के पास जो है हेरिडिटी मटीरियल होंगे। हेरिडिटी मटीरियल क्या है कि वो मटीरियल, वो जेनेटिक मटीरियल जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को या खसूसियात को ट्रांसफर करते हैं बच्चों में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो आंख खुलते ही सबसे पहले ये कमेंट पास किया जाता है कि इसकी आंखों का कलर जो है वो अम्मी की तरह है, अब्बू की तरह है या चाचू की तरह है। मतलब फैमिली की किसी भी मेंबर के साथ उसकी कंपैरिजन किया जाता है। उसका रीजन ये है कि उसकी सेल में जेनेटिक मटेरियल है या हेरिडिटी मटेरियल है, और हेरिडिटी मटेरियल का काम क्या है कि पेरेंट्स या वालिदैन से कैरेक्टर को या खसूसियात को ट्रांसफर करता है बच्चों में। ये आईज कलर भी हो सकता है, आई साइज भी हो सकता है, ये नोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे घरों में जिसकी कंपैरिजन की जाती है कि इसका ये शक्ल जो है इसकी इस बंदे के साथ जो है मिला जुला है। तो वो हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है जो कि हमारे सेल में होते हैं। सेल थ्योरी का जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जितने भी न्यू सेल्स है, नए सेल है, वो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होंगे। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट लिखते हैं कि न्यू सेल will arise from the pre-existing cell।
प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब ये है कि जो सेल हमारे पास पहले से मौजूद हो। मतलब ये है इस पॉइंट का कि हमारे पास जितनी भी नई सेल बन जाती हैं वो पुरानी सेल से बनेंगे। मतलब नई सेल का या जो न्यू सेल्स है उसका अराइज होना, उसका बनना, उसको बनने के लिए जरूरी है कि पुरानी सेल मौजूद हो। सेल डिवीजन में जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ड्रा करता हूं कि ये हमारे पास एक पेरेंटल सेल है और ये दो डॉटर सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इन सेल्स को हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये डॉटर सेल हम हमारे पास कहां से आ गए, पेरेंटल सेल से आ गए ना। अगर ये हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल है, अगर ये पेरेंटल सेल ना होता तो ये हमारे पास ये डॉटर सेल नहीं होते। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। एक होता है हमारे पास ए बायोजेनेसिस, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि ए बायोजेनेसिस में क्या है। बायोजेनेसिस में क्या है कि हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनेंगे। लेकिन ए बायोजेनेसिस का मतलब ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास पुरानी सेल हो। और इसके पुराने जमाने में जब ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि जो स्वेटिंग है, जो पसीना है, उससे बैक्टीरियल सेल बनेंगे। तो जो बाद में रिजेक्ट किया गया था कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नई सेल का बनने के लिए जरूरी है कि उसकी पुरानी सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल मौजूद हो। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो काइंडली इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।